गॉड्स हैव अ प्लान। गॉड हैव अ प्लान। टीचिंग लाइन के प्रोफेशन में नहीं। तो ये पूछना सर से हमारे लिए। आर्य अनुकृति क्या फेस्ट, ये दोनों फेस्ट होंगे? तो 2-3 बार कर देंगे। कई बार बच्चे बाथरूम में जाते हैं, अंदर से सामने नेचर के क्लोज हो तुम। 0% अटेंडेंस रूल। एक तरफ तो तुम अपने को जेएनसी कह रहे हो, एक तरफ तुम बाबा आदम के जमाने की बातें कर रहे हो। सर जो कैंटीन का टाइम है उसको थोड़ा बढ़ाया जाए, बच्चे बढ़ा रही है। और गर्ल्स हॉस्टल। अब बताओ जवाब दो तुम। उल्टा पॉडकास्ट है ये। तुम कहते हैं न जाने कौन मेरे हक में दुआ पड़ता है, डूबता भी हूँ समंदर उछाल देता है। तो समंदर उछाल देता है, मेरे हक में कोई तो दुआ पड़ ही रहा है। नमस्ते, मैं श्वेता शर्मा राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय के पीएफसी क्लब की कोऑर्डिनेटर हूँ। आज हमारा क्लब एक बहुत विशिष्ट अतिथि का पॉडकास्ट करने वाला है। एक इतने प्रतिभावान गुणी व्यक्ति जिन्होंने 40 देशों में अलग अलग 40 देशों में भ्रमण करके एवं पूरे देश में भ्रमण करके अपने अनुभव को इकट्ठा किया है, जिन्होंने बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग में की, फिर एमबीए किया और अभी जामिया मिलाई यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर होटल एंड मैनेजमेंट के प्रोफेसर रहे हुए हैं। आइए उनका स्वागत करते हैं। नमस्ते सर, आपका पॉडकास्ट में हार्दिक स्वागत है। नमस्ते श्वेता, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। सर, सबसे प्रथम तो ये है कि सर बीटेक करने के बाद आज आप राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय के इतने उच्च पद पर आसीन हुए। आपके जीवन का ये सफर किस तरह से रहा? शुरू तो इससे करते हैं कि तुम मुझे क्यों विशिष्ट अतिथि कह रही हो। जब मैं राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय की कमान संभालने की जिम्मेदारी मुझे दी है, तो मैं तो इस परिवार का हिस्सा हूँ। जी सर। तो मुझे गेस्ट और विशिष्ट अतिथि मतों में समझता हूँ, जिसे जिसकी जिंदगी के साथ वो हुआ जो आज के बच्चों के लिए आम है। तो यूं कह ले कि मैं इस मामले में अहेड ऑफ टाइम्स रहा। ये मामला क्या है? ये मामला ये है कि हम्म, आजकल के बच्चे भी ये चाहते हैं कि वो एक जिंदगी में बहुत सारे एक्सपीरियंसेस लें। जी सर। और मैं उन लकी लोगों में से हूँ, खुशकिस्मत लोगों में से हूँ, जिसको एक जिंदगी में बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी जगहों को करने का मौका मिला। इंजीनियरिंग किया जोधपुर से, जी सर। फिर मैं एमबीए करने चला गया, जी सर। फिर मेरा इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज में भी सिलेक्शन हो गया यूपीएससी के थ्रू, और अजमेर के विश्वविद्यालय में मैनेजमेंट के टीचर के तौर पे मेरा सिलेक्शन हो गया। पीएचडी करने का जब नंबर आया तो मैंने हॉस्पिटल्स को चुना और उसमें काम किया। करीबन 12-13 साल अजमेर के विश्वविद्यालय में मैनेजमेंट का टीचर रहा। बीच में मुझे मौका मिला मेक्सिको में पढ़ाने का, और वहाँ पे मैंने इंजीनियरिंग के बच्चों को क्वालिटी मैनेजमेंट पढ़ाया, क्वालिटी इंजीनियरिंग पढ़ाया। जयपुर में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक संस्था। उसमें मैं बहुत साल एडजंक्ट फैकल्टी रहा, जहाँ पे मैंने बहुत सारे इंजीनियरिंग के जो इंस्टीट्यूशंस हैं, गेल, यूको एनजीसी, टाटा स्टील कंपनीज, माइनिंग कंपनीज, उनके इंजीनियर्स ने बहुत ट्रेनिंग दिया। तो मैं क्वालिटी इंजीनियरिंग भी कर रहा था, मैं मैनेजमेंट भी पढ़ा रहा था, मैं हॉस्पिटल के नाते सर्विस सेक्टर में काम कर रहा था। और फिर मैंने चूंकि मुझे मौके मिलते रहे, जी सर। इसलिए मैंने देश में विदेश में कई जगह पढ़ाया। सर, आपकी 25 बुक्स भी हैं मेरी करीब करीब 30 बुक्स हो गई हैं। और पेपर्स भी सर मैंने 250-300 के करीबन हाँ, आपके पेपर सारे हैं। बुक चैप्टर्स, पॉपुलर आर्टिकल्स और साइंटिफिक पेपर्स मेरा ये करीब करीब 30 साल। सर, इन सब में मतलब कहीं कुछ ना कुछ पड़ाव में दिक्कतें आती हैं, तो सर ये सबको आप ओवरकम करते हुए एकदम आगे बढ़ते रहे। नहीं, मेरी कहानी में कोई ट्विस्ट नहीं है। ये मुझे अच्छा लगता रहा, मैं करता रहा। मैंने एक काम अच्छा किया कि मैंने दिल की सुनी। ओके। यूपीएससी में मैं गया, पर मेरे दिल ने कहा कि नहीं, टीचर बनना है अच्छा है, तो मैं टीचिंग में कंटिन्यू किया।
और जो मैं बात कर रहा था उसको पूरा करूँ, इंजीनियरिंग किया, मैनेजमेंट किया, हॉस्पिटल्स में काम किया, सर्विस सेक्टर का काम किया। कुछ नाते से मुझे टूरिज्म में न्योता दिया गया। मैंने हिंदुस्तान के अच्छे इंस्टीट्यूशन, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टूरिज्म एंड ट्रैवल मैनेजमेंट 10 साल प्रोफेसर रहा। मैंने टूरिज्म को समझा। फिर हिंदुस्तान की अग्रणी विश्वविद्यालय है जामिया मिलिया इस्लामिया, उसमें यहाँ आने से पहले तक मैं हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट का भी हेड था। कि एक ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें करने का मौका मिला, ये अच्छी बात है। बहुत सारी जगहों पे मुझे काम करने का मौका मिला, राजस्थान में, मिज़ोरम में, साउथ में, सेंट्रल इंडिया में, नॉर्थ इंडिया में। तो मैं घूम घूम के सर इसीलिए हमारे क्लब ने आपको विशिष्ट अतिथि बहुमुखी गुणवान प्रतिभाशाली व्यक्ति के रूप में आप विशिष्ट अतिथि कहा। सर बाकी प्रश्न और हमारे क्लब के जो छात्र हैं वो भी आपसे करना चाहते हैं। सर थैंक यू। थैंक यू श्वेता। नमस्ते थैंक सर। यू सर। नमस्ते। सर आप एक असिस्टेंट प्रोफेसर से बीसी तक बनने का सफर कैसा रहा? क्या वो की पॉइंट्स हैं सर कि जो दूसरे जो प्रोफेसर हैं, जो असिस्टेंट प्रोफेसर वो यहाँ तक पहुँच पाए? जो असिस्टेंट प्रोफेसर शुरू करता है वो प्रोफेसर तक तो अमूमन पहुंच ही जाता है। और उन प्रोफेसरों में से कुछ लोग वीसी भी बन जाते हैं। तो ऐसा कोई ख़ास फार्मूला नहीं है, पर एक चीज़ जो अच्छी है या होनी चाहिए वो ये है कि अपने काम को बहुत एंजॉय करना चाहिए। दुख पाके असिस्टेंट प्रोफेसर बनेंगे और आगे बढ़ेंगे तो सभी, पर इन द प्रोसेस ज़िंदगी को एंजॉय नहीं करेंगे। तो ज़िंदगी को एंजॉय करते रहना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। सर अगर आप टीचिंग लाइन के प्रोफेसर में नहीं होते तो आप अपने आप को किस प्रोफेसर में देखते हैं? ये बहुत मुश्किल क्वेश्चन है, क्योंकि अब तो 31-32 साल से मैं टीचिंग में हूँ। मैंने अभी कहा मेरा यूपीएससी में, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज में सिलेक्शन हो गया था, शायद वहाँ होता। मैं वकील बनना चाहता था, मैं आर्किटेक्ट बनना चाहता था, क्योंकि मुझे ड्राइंग वगैरह बहुत पसंद थी, क्रिएटिव फील्ड्स बहुत पसंद थी। और जब मैं पढ़ता था तब पढ़ने लिखने वाले बच्चों को वकील तो बिल्कुल नहीं बनना होता था, ऐसा सोसाइटी कहती थी, तो इसलिए नहीं बने। आर्किटेक्ट को तब इंजीनियर नहीं माना जाता था और इंजीनियर ही बनना होता, इसलिए इंजीनियरिंग कर ली। और जब इंजीनियरिंग करते करते निकले तो लगा कि शायद बहुत मज़ा इंजीनियरिंग में नहीं आएगा, इसलिए एमबीए कर लिया। तो ज़िंदगी ने जो मज़े उस वक्त लगे वो करते चले गए, वो मज़े किए। बाकी तो मतलब अगर टीचिंग लाइन में नहीं आते तो फिर एक चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है जो मैं कभी ना कभी तुमसे भी कहूँगा, बहुत सारे लोगों से कहता हूँ, कि आज की दुनिया में एक बाय डिफ़ॉल्ट हमारी साइकोलॉजी ये है कि हम एक काम पूरी ज़िंदगी नहीं करना चाहते। मतलब बैंकर बन गए तो पूरी ज़िंदगी, एक ही ज़िंदगी मिली है, कहते हो ना तुम लोग, योलो लाइफ, योलो, यू ओनली लिव वंस। तो एक ही बार जीना है और पूरी ज़िंदगी बैंकर बन के जी लिए, पूरी ज़िंदगी इंजीनियर बन के जी लिए। तो आजकल के बच्चे इसको अवॉइड करते हैं। मैंने 30 साल पहले ये काम कर लिया, इंजीनियरिंग भी कर ली, एमबीए भी कर लिया, टूरिज्म भी कर लिया, मज़ा भी कर लिया। तो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। सर जो इतना बड़ा आपका लाइफ का सफ़र है उसमें तो अप्स एंड डाउन आए होंगे, तो उसको कैसे हैंडल किया? और उसके बाद जो सक्सेस मिला, जो फेम मिला, जो पैसे हैं, उसको कैसे हैंडल किया आपने? आई डू नॉट नो इफ दिस इज रियली कॉल्ड सक्सेस। सक्सेस इज कि आपको जो भी काम दिया उसको आप सक्सेसफुली करें। किसी पद पे पहुंचना शायद इतनी बड़ी सक्सेस नहीं है जितना उस पद पे पहुंच के उसको जस्टिफाई करना। दो फॉर्मूले हैं, एक फॉर्मूले क्या, दो बातें हैं। एक तो है कि एंजॉय करना चाहिए, जो भी काम है वो करना चाहिए जो आपके मन को पसंद आ रहा हो और आपको लगे कि आप इसमें मीनिंगफुली कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, वो काम करना चाहिए। तो सक्सेस, मतलब आपको स्ट्रेस कम होगा, मतलब यू आर नॉट स्ट्रगलिंग अगेंस्ट एनीथिंग एल्स। बनना मैं ये चाहता हूँ, काम में दूसरा कर रहा हूँ, तो स्ट्रगल अपने पे। तो मैंने इस तरह की स्ट्रगल को एक तो अवॉइड किया, जो मुझे अच्छा लगा वो किया, जो मुझे अच्छा लग रहा था वो ही करता गया। दिस इज वन थिंग। अपने लाइफ के साथ एंजॉय किया? हाँ, मतलब जो काम को एंजॉय किया उसी को लाइफ बना लिया। दो अलग अलग फॉर्मूले भी चलाए कि लाइफ को कुछ और पसंद है, कवि बनना पसंद है, पढ़ा आप क्लास में रहो, तो ये बहुत दिन गाड़ी नहीं चलेगी।
आपको क्लास एंगेज करना, बच्चों से बात करना अच्छा लगता है तो आपको टीचर बनना चाहिए। आपको लगता है कि मैं इनके लिए कुछ नया कर दूंगा, इनको कुछ नया सिखा दूंगा, कुछ नया सिस्टम में चेंज कर दूंगा। अगर आप वही कर रहे हो तो आप होल हार्टेडली वो करोगे तो मेरा मानना है कि उसमें आपकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा रहेगी। दूसरा जो क्वेश्चन है तुम्हारा वो ये है कि अप्स एंड डाउन्स, तो बहुत अप्स एंड डाउन्स नहीं आए, पर हाँ एक साइनोसॉइडल वेव होती है ना, साइन वेव जिसे तुम कहते हो, कुछ अप्स एंड कुछ डाउन्स आएंगे ही आएंगे। तो मेरा फॉर्मूला ये है कि जब जिंदगी अच्छी चल रही है, जब आप अप में हो तब आप अच्छे काम करो, जब आप डाउन में हो तब आने वाले अच्छे टाइम के लिए मेहनत करो। तो जब मेरा टाइम खराब हो रहा है ना, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे को लग रहा है कि अभी हार्ड टाइम चल रहा है, तो मैं चुपचाप बैठ जाऊंगा, पेपर पब्लिश करूंगा, किताबों की मैन्युस्क्रिप्ट पे काम करूंगा, कोई नए कोर्स का डिज़ाइन करूंगा। क्योंकि जब मेरा अच्छा टाइम आएगा ना तो मेरी वो किताब मुझे बहुत यश दिलाएगी, मुझे वो प्रिपेयर किए हुए लेक्चर्स बहुत यश दिलाएंगे, मेरी जो होमवर्क किया हुआ है वो काम मतलब क्रेडिट देगा आपको। ये अच्छा टाइम इसी को तो कह रहे हैं। तो बुरे टाइम में झगड़ा नहीं करना है, पंगा नहीं लेना है, चुपचाप बैठ के मेहनत करनी है, और अच्छे टाइम में उसको क्या एंजॉय करना है उसको। मेरा तो सिंपल सा फॉर्मूला ये है। सर आपको क्या लगता है कि आप एक सक्सेसफुल पर्सन हो? आपके हिसाब से सक्सेस का मतलब मैं नहीं यार, मैं क्यों डिफाइन करूंगा कि मैं सक्सेसफुल पर्सन हूँ? लेट अदर्स से कि भी ये काम इन्होंने अच्छे से किया, अगर दुनिया ये मान रही है कि मैंने काम अच्छे से किया तो मैं उसको सक्सेसफुल मान लूंगा। प्रोफेसर बन जाना कोई बहुत सक्सेसफुल बात नहीं है। अच्छा प्रोफेसर होना जिसको लोग अच्छा कहें वो सक्सेस है। तो अभी तो 1 महीना ही हुआ है, वाइस चांसलर बनना सक्सेस नहीं है। वाइस चांसलर बन के अगर मैं तुम्हारी इस यूनिवर्सिटी के लिए कुछ अच्छा कर पाऊँ तो 3 साल बाद अगर तुम ये कहोगे कि अच्छा हुआ, लोग ये कहेंगे कि अच्छा हुआ, तो उसे अपन सक्सेस मानेंगे। वाइस चांसलर बनना सक्सेस नहीं है। सर आपने कॉलेज लाइफ जिया है, कॉलेज लाइफ वाले बच्चे को पढ़ाया है, तो एक स्टूडेंट की लाइफ में कितना इम्पोर्टेंट है कॉलेज लाइफ करो? बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम्हारा आखिरी मौका है ज़िंदगी में मज़े करने का। इसके बाद स्ट्रगल शुरू होगा। तो जो सबसे इम्पोर्टेंट फेज़ है किसी की ज़िंदगी में वो यूनिवर्सिटी और कैंपस है, लाइफ है। और इसलिए अगर मुझे एज ए टीचर मैं अपनी बात करूँ तो मेरा एक बहुत सेट बात है कि चूंकि ये तुम्हारा आखिरी मौका, तुम्हारे से मेरा मतलब एनी स्टूडेंट हु कम्स टू द यूनिवर्सिटी और कॉलेज, तो उनकी ज़िंदगी का को और अच्छा बनाए। आज से 20 साल बाद जब तुम एलुमनाई बन के इस यूनिवर्सिटी में आओगे ना, तो हर दोस्त अलग अलग नौकरी कर रहा होगा, उसके लाइफ के स्ट्रगल्स अलग होंगे, तो उन मुद्दों पे कभी बात नहीं होगी। तुम बैठ के 25 साल बाद तुम अपनी अपनी कंपनियों के, अपने अपने ऑर्गेनाइजेशन के टॉप पोजीशंस पे हो गए, तो जब तुम मिलोगे तुम याद कैंपस के 5 साल को ही करोगे कि तब तुमने क्या किया, क्या मज़े किए, क्या बदमाशियाँ करी, किन टीचर से पंगा लिया, वो टीचर तुम्हें कैसे, तुम्हें जो लगता है टीचर तंग नहीं करते, वो तुम कहोगे उन्होंने ऐसे तंग किया, हमने उसमें ऐसे मैनेज किया। तो ये कहानियाँ ज़िंदगी भर तुम्हारे साथ रहेंगी एंड विल एंजॉय देम ऑल थ्रू योर लाइफ। इसलिए ये 4 साल 5 साल जो तुम कैंपस में बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। एज ए पर्सन भी जो पर्सनैलिटी हमारी इवॉल्व होती है अल्टीमेटली, उसकी फाउंडेशन इन्हीं सालों में है। अलग अलग रिसर्च भी है, पर ये जो 14 साल 16 साल 20 साल की एज में तुम जो लर्न करोगे ना, बहुत सारे बच्चे हैं जो अभी घर से निकल के पहली बार यूनिवर्सिटी में आए हैं ना पढ़ने के लिए, तो वो बैकअप सपोर्ट के बिना हम ग्रुप में कैसे रहें, अपने छोटे छोटे स्ट्रगल्स को कैसे हैंडल करें, अपने दिमाग को कैसे स्ट्रेंथन करें। पहले तो मम्मी खाना दे जाती थी, अब मैस का खाना है, मम्मी के हाथ का तो हो नहीं सकता, उस खाने के साथ कैसे स्ट्रगल करें। घर में हो सकता है एयर कंडीशनर हो, यहाँ नहीं होगा। तो ये सब चीज़ें कभी ना कभी ज़िंदगी में ज़रूर सीखनी है, एंड दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू लर्न अबाउट दिस। तो मैं तो बहुत सारे पेरेंट्स आते हैं, उनको भी कहता हूँ कि बच्चों को बाहर भेज दो पढ़ने के लिए, क्योंकि पढ़ाई के साथ ये स्ट्रगल सबसे ईजी भी है और सबसे सक्सेसफुल है। तुम्हें दिख रहा है ये 5-6 लोग और मेरे जैसे उसी नाव में जिसमें मैं चल रहा हूँ, तो हमारे सबके स्ट्रगल कॉमन है। तो ये लर्निंग का, ज़िंदगी के लेसन लर्न करने का सबसे अच्छा टाइम है, इसके आगे मौके नहीं मिलेंगे। तो सर आपने 30 साल एकेडमिक्स को दिया, दैट्स बिग टाइम।
आपको लगता नहीं कि जो अभी करिकुलम चल रहा है सारे कॉलेज में, जो ओल्ड करिकुलम वही प्रैक्टिकल वही फाइल, तो इसको चेंज करके एक नया करिकुलम स्किल वाइज, जो नए कंटेंट क्रिएशन में बूम आया है, उसके बाद जो एडिटिंग AI ML जैसे स्किल लाए जाए? दो तीन बातें समझनी चाहिए। एक तो मेरी बात नहीं है, हर समय के साथ में दुनिया बदलती है। पहले दुनिया धीरे धीरे बदलती थी, अब तेजी से बदल रही है। तो मेरा सोचना समझना इम्पोर्टेंट नहीं है। फैक्ट ये है, तकरीबन फैक्ट ये है कि दुनिया बदल रही है, दुनिया का रिक्वायरमेंट बदल रहा है। इसलिए दुनिया के लिए जो काम करने वाले लोग यानी स्टूडेंट्स जो आज काम करेंगे, 5 साल बाद काम करेंगे, 15 साल बाद काम करेंगे, इनकी प्रिपरेशन डिफरेंट होनी चाहिए। जो 30 साल पहले 25 साल पहले प्रिपरेशन थी वो उस दौर के लिए अच्छी थी, पर वो चेंज हो रही है। और इस सब के लिए ही बहुत डिस्कशन हो रहा है, अराउंड दी वर्ल्ड हो रहा है, हमारे देश में भी हो रहा है। तो इसी को नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कहा गया है और इसमें एक बहुत बड़ा चेंज आया है। ज़्यादातर लोग इसको समझ नहीं रहे हैं, पर एक फ्रेज हम लोग यूज़ कर रहे हैं कि लर्नर सेंट्रिक होनी चाहिए एजुकेशन। तो लोगों से पूछो कि भैया लर्नर सेंट्रिक क्या होता है, तो वो कहते हैं लर्नर सेंट्रिक का मतलब है बच्चों का ध्यान रखो, स्टूडेंट का ध्यान रखो। नहीं नहीं, ये नहीं है। लर्नर सेंट्रिक का मतलब है लर्नर का डिसीजन मेकिंग लर्नर के पास है। मेरे कहने का मतलब ये है, पहले यूनिवर्सिटी कॉलेज डिसाइड करता था कि बच्चा क्या पढ़ेगा, स्टूडेंट क्या पढ़ेगा। अब लर्नर डिसाइड करेगा कि मुझे क्या करना है। मेरे टर्मिनोलॉजी में अगर बात करें तो पहले एजुकेशन वाज ए पुश सिस्टम। हम डिज़ाइन करते थे, मैं और श्वेता मैम डिसाइड करते थे ये सिलेबस रहेगा। पहले तो बहुत ही बुरी हालत थी, 10 साल तक यही सिलेबस रहेगा। अब चलो 2-3 साल में हम चेंजेस करते हैं, पर हम डिसाइड करते हैं कि बच्चा क्या पढ़ेगा, स्टूडेंट क्या पढ़ेगा। तो दुनिया बदल गई है। आज अगर तुम्हारा मोबाइल फ़ोन ख़राब हो जाए तो तुम क्या करते हो? तुम सबसे पहले यूट्यूब पे जाते हो, देखते हो कि किसको फिक्स कैसे किया जाए, अनबॉक्सिंग का कोई नया इक्विपमेंट या जितना तुम इक्विपमेंट लेके आए हो, ये सब तुमने यूट्यूब पे जाके पुल किया है क्योंकि तुम्हारा इंटरेस्ट है, इसलिए तुमने किया है। तो नया लर्निंग इकोसिस्टम ऐसा होना चाहिए जहाँ पे ये सारा कंटेंट अवेलेबल होना चाहिए। स्टूडेंट को या लर्नर को कब क्या पुल करना है वो पुल करेगा। और अभी अपन ने जब बात शुरू करी तो अपन ने कहा कि एक ज़िंदगी में तुम कई एक्सपीरियंसेस चाह रहे हो, ठीक है। अभी हो सकता है तुम इंजीनियरिंग मैकेनिकल के हो तो तुम मैकेनिकल से रिलेटेड कोर्स पुल करो। जब तुम नौकरी करने जाओ, परिवार की ज़रूरत हो तो तुम्हें इन्वेस्टमेंट करना है तो तुम इन्वेस्टमेंट सीखना चाहोगे, तो इन्वेस्टमेंट के कोर्सेज इकोसिस्टम से पुल करना चाहोगे। फिर कभी हो सकता है तुम्हारा इंटरेस्ट आ जाए या परिस्थिति हो जाए कि तुम कहो कि नहीं मुझे तो 4 अच्छी डिशेस बनाना आना चाहिए। मेरा बेटा लॉयर है, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करता है, तुमसे 5-7 साल बड़ा होगा, पर वो रोज़ अपना खाना खुद बनाता है, उसको शौक है। तो पढ़ाई उसने लॉ की करी है, पढ़ाई उसने स्कूल ऑफ प्लानिंग से बैचलर ऑफ प्लानिंग भी किया है, पर शौक है उसको कि मेरे को कॉफ़ी स्टाइलिश होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, 4 तरह की कॉफ़ी होनी चाहिए, 4 तरह की डिशेस होनी चाहिए, वो सीख लिया। तुम सबको शौक है फोटोग्राफी वीडियोग्राफी का, तो तुमने सिस्टम से ये पुल कर लिया। इसमें कोई बुराई नहीं है कि 5 साल बाद तुम्हारा इससे मन भर जाए, तुम कुछ और स्किल सीखना चाहो, तुम डांस सीखना चाहो, तुम फिटनेस सीखना चाहो, तो सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि तुम उसमें से ये कोर्सेज पुल कर लो। तो नए दौर का रिक्वायरमेंट ही डिफरेंट है। यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस सप्लाई साइड पे जो लोग हैं उनको इसके लिए तैयारी करनी चाहिए। तो अगर तुम्हारा ये क्वेश्चन है या नहीं है, या इसका इम्प्लीकेशन ये है कि हम अगले 3 साल में क्या करेंगे, तो मैं ये कोशिश करूँगा कि अपने साथ जो मेरे साथी हैं उनसे इन सब इश्यूज़ पे डिस्कस करें और हम आरटीयू में ऐसा इकोसिस्टम लाएं जो ज़्यादा फ्लेक्सिबल हो, जो एनईपी के अनुरूप हो। एनईपी के अनुरूप का मतलब ये नहीं कि हमें एनईपी करना है, हम एनईपी इसलिए लाना चाहेंगे क्योंकि एनईपी उसका आंसर है कि हर बच्चे को ये, अब तुम्हारी क्लास में 40 बच्चे होंगे, 40 बच्चे एक कंपनी में तो नहीं जाएंगे, एक चीज़ में तो नहीं जाएंगे,
मैकेनिकल वाला हो सकता है, उसको कोडिंग सीख के उसको कोई ऑफर हो, या उसको लगे कि यार मैं फटाफट ना 2 महीने में 2 कोर्स कर लेता हूँ और कहीं अप्लाई करता हूँ, या वो नौकरी कर रहा है 5 साल और उसको अपनी लाइन चेंज करना है, उसको लगता है कि अब मेरे को 3 कोर्सेज मशीन लर्निंग पे एआई पे करनी चाहिए। तो ये फैसिलिटी होनी चाहिए, ये फैसिलिटी है और हमको सिर्फ इसका यूज़ करना आना चाहिए। दिस इज़ द न्यू थिंग। और हम तो टेक्नोलॉजी की यूनिवर्सिटी हम नहीं करेंगे तो और कौन करेगा राजस्थान में? सर हम आप क्यों करेंगे? हर टाइम कॉलेज विजिट पे जाते हो, हर फंक्शन में, हर छोटे मोटे फंक्शन में या हर डिपार्टमेंट विजिट, तो आपको क्या लगता है कि आरटीयू में वो पोटेंशियल है जो टियर 1 कॉलेज बन सकता है? हम्म, मुझे जाना ही चाहिए, क्योंकि अगर मुझे कोई चीज़ को समझना है तो मैं अपनी समझ के लिए जाता हूँ। पहली बात, क्या चल रहा है क्या है। एक प्रोफेसर है इंडियन ओरिजिन की, उनका नाम है प्रोफेसर सरस्वती, यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया में प्रोफेसर हैं। उनकी एक थ्योरी है, उसको कहते हैं थ्योरी ऑफ इफेक्चुएशन। मैं अचानक से जामिया मिलिया से आरटीयू में आऊँ, 10 आइडियाज़ लेके आऊँ और उनको यहाँ पुश करने लगूँ कि ये होना चाहिए, ये फेल हो जाएगा। सक्सेस के लिए या सक्सेसफुल होने के लिए या मीनिंगफुल होने के लिए, सक्सेसफुल मत बोलो, मीनिंगफुल होने के लिए मुझे ये समझना चाहिए कि यहाँ के चैलेंजेस क्या हैं, यहाँ के रिसोर्सेज क्या हैं। इन चीज़ों को समझने के लिए ही मैं विज़िट कर रहा हूँ, लोगों से मिल रहा हूँ, बात कर रहा हूँ कि यहाँ के लोगों का एस्पिरेशन क्या है। मैं अपना एस्पिरेशन तुम पे या इस यूनिवर्सिटी पे नहीं लाद सकता हूँ। यहाँ के लोगों का क्या एस्पिरेशन है, उस एस्पिरेशन को नेक्स्ट लेवल पे कैसे ले जाएं, तो उसके लिए चैलेंजेस क्या हैं और रिसोर्सेज क्या हैं, ये समझना पहला स्टेप है। इसे कहते हैं थ्योरी ऑफ इफेक्चुएशन। अब तुम्हारा अगला क्वेश्चन कि यहाँ के पोटेंशियल क्या? पोटेंशियल, यहाँ के टीचर्स बहुत काबिल हैं, वो अपनी काबिलियत के हिसाब से काम कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं, डिलीवर कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, मुझे नहीं मालूम। अभी तो आज 1 महीना हुआ ना, 23 तारीख को ज्वाइन किया, फिर 23 तारीख है, ये मुझे नहीं मालूम। पर मुझे एक बात समझ में है कि लोगों में पोटेंशियल है, लोगों का मन अच्छा है, वो अपने विश्वविद्यालय के लिए कुछ करना चाहते हैं, और मेरे लिए ये तो स्टार्टिंग पॉइंट बहुत बढ़िया है। अगर लोगों में काबिलियत है और लोग पॉजिटिव डायरेक्शन में बढ़ना चाहते हैं, तो उनको सिर्फ एक फैसिलिटेटिंग माहौल दे दो, वो बढ़ जाएंगे। तो मुझे ये शुरुआत बहुत अच्छी लग रही है कि इतनी पुरानी यूनिवर्सिटी है, ब्रांड है, काबिल लोग हैं और काम करने का मन है। तो दिस इज़ अ गुड स्टार्टिंग पॉइंट। मुझे लग रहा है इससे बढ़ जाएंगे। और चूँकि वो क्रिकेट का मैच चल रहा था, एक क्रिकेट की एनालॉजी और दूँ, जब श्रीलंका की टीम ने वर्ल्ड कप जीता था 80s में, लेट 80s में, if I remember करेक्टली, तो उनकी टीम में शायद एक भी बैट्समैन ऐसा नहीं था जिसने इंटरनेशनल क्रिकेट में 100 रन बनाए, बट दे प्लेड वेल एज ए टीम और उन्होंने वर्ल्ड कप जीत लिया। तो हमारे पास्ट अचीवमेंट क्या है ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इफ वी प्ले वेल एज ए टीम, टीचर्स, नॉन टीचिंग, स्टूडेंट्स, हम सब लोग मिलकर अगर अच्छा खेलेंगे तो हम वर्ल्ड कप जीत जाएंगे। सर उम्मीद रख सकते हैं कि आने वाले 2-3 साल में tier नहीं, 1 तुमने गलत वर्ब का यूज़ किया। उम्मीद रख सकते हैं नहीं, हम उम्मीद करते हैं और हम ऐसा करेंगे। मेरी तरफ मत देखो, मैं तुम्हारी तरफ देख रहा हूँ, समझ रहे हो ना? हम सब मिलके करेंगे तो होगा, कॉलेज ठीक है ना? करना तुम्हें है, मैं तो सिर्फ सपोर्ट। तुम्हारी राह की अड़चनें हटाने में मदद करूँगा, ठीक है ना? मैं तो 3 साल के लिए आया हूँ, चला जाऊँगा। तुम्हारी मार्कशीट पे और डिग्री पे ज़िंदगी भर लिखा रहेगा। तुम छुपा सकते हो अपनी मार्कशीट को, पर अपनी डिग्री पे से आरटीयू को हटा नहीं सकते। तो तुम आरटीयू हो, मैं तो ट्रस्टी हूँ कुछ समय के लिए। मैं तुम्हारे ट्रस्ट पे पूरा उतरने की कोशिश करूँगा। बोलो और क्या? सर ये बच्चों का मानना है कि हमारे नए वीसी सर आए हैं, तो उनके दिमाग में एक्शन प्लान क्या है 2 साल तक, 3 साल तक, जो भी आपका? मैं बता चुका हूँ, हम इसको बहुत वाइब्रेंट जगह बनाएंगे इंटरनली। इतनी देर से अपन बात कर रहे हैं, एक चीज़ मैं बार बार कह रहा हूँ, ज़िंदगी में मज़ा बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये जगह बहुत अच्छी होनी चाहिए, तुमको भी मज़ा आए, मुझको भी मज़ा आए। और ऐसा मज़ा नहीं हो सकता जो एक को मज़ा आ रहा हो और दूसरे को नहीं आ रहा हो। अच्छी जगह वही है जहाँ पे ज़्यादातर लोगों को खूब खूब मज़ा आ रहा हो। तो विल मेक इट अ एक्साइटिंग प्लेस, विल ट्राई टू मेक इट अ एक्साइटिंग प्लेस।
अगर ये इंटरनली एक्साइटिंग प्लेस है तो हमारी बाहर का प्रदर्शन, हमारी परफॉर्मेंस अच्छी हो जाएगी। कोई एक चीज़ नहीं चलेगी, पूरा सिस्टम इवॉल्व होना चाहिए। तो हमको क्लास में मज़ा आना चाहिए, हमें क्लास के बाहर मज़ा आना चाहिए। तुमने एक बार मुझसे कहा ना कि सर हम आपसे बात करना चाहते हैं, मैंने फटाफट हाँ बोल दे। हाँ बोल दिया, क्योंकि तुमको भी मज़ा आना चाहिए। हाँ, अब तुम्हारे इस वीडियो से या इस पॉडकास्ट से आरटीयू को क्या फ़र्क पड़ेगा, हो सकता है डायरेक्ट कोरिलेशन नहीं दिख रहा हो, पर तुम्हें मज़ा आएगा, आनंद आएगा। तुमको चलो अब के अपन ने पॉडकास्ट की अगली बार कुछ और करके देखते हैं। तो अगर हर आदमी अपनी अपनी जगह पे रह के कुछ और एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश करेगा, कुछ नया करके देखने की कोशिश करेगा, तो ये हमारी गाड़ी चल निकलेगी। मुझे बस इतना ही चाहिए। 3 साल का ऑब्जेक्टिव यही है कि हम इसको बहुत अच्छी जगह बनाएंगे। अगर ये जगह अच्छी होगी तो यहाँ के लोग अपने भी अच्छा करेंगे। बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है। सर आज के टाइम में जो जनरेशन चल रहा है, इसमें एक वर्ड आपने सुना होगा, गॉड्स हैव अ प्लान। आपके लाइफ क्या? गॉड्स हैव अ प्लान। गॉड हैव अ प्लान? हाँ, अच्छा, लोग ऐसे बोलते हैं। इसका मतलब क्या होता है? भगवान में भरोसा रखिए, सब हो जाएगा। तो आप इस बात पे कितना भरोसा करते हैं? मैं एक और बात कहता हूँ कि गॉड्स प्लान आर ऑलवेज बेटर देन योर प्लान। इसका मतलब है कि भगवान पर भरोसा रखो, भगवान जो कर रहा है तुम्हारे लिए अच्छा कर रहा है, तो भगवान पे भी छोड़ो। अपन एज ए इंसान प्लान करेंगे, पर अगर उसमें कुछ चेंज आ रहा है तो मान के चलो ऊपर वाले ने ऊपर वाले ने किया। मैं वाइस चांसलर बना ना, फिर मन में था कि यार मुझे कहीं वाइस चांसलर बनना चाहिए। सर 18 साल से प्रोफेसर हूँ, पता है। तो मैंने कहा यार बहुत दिन हो गए, 18 साल, मुझे कहीं वाइस चांसलर बनना चाहिए। तो मैंने कहीं अप्लाई किया, मेरा नहीं हुआ, तो मैं निराश हुआ। तो मैंने फिर बैक ऑफ द माइंड सोचा कि नहीं, भगवान का प्लान से मेरे प्लान से अच्छा होगा। मैं पता नहीं, इससे पहले मेरा नाम एक नॉर्थ ईस्ट की यूनिवर्सिटी में था। तो मैंने कहा भगवान नॉर्थ ईस्ट में ही वीसी बना दे। भगवान ने कहा क्या बेवकूफ़ी की बातें कर रहे हो, हम राजस्थान में आरटीयू में वीसी ना आएंगे, है ना। और मेरे मन में ये भी था कि यार अब मैं 18 साल हो गए मुझे अपने प्रदेश छोड़े हुए, अगर मेरे को मौका ही मिल रहा है तो मैं अपने प्रदेश की सेवा करूँ। तो मेरी सुन ली ना भगवान ने, राजस्थान वापस ले आए, राजस्थान में आरटीयू में ले आए। तुम सारे इतने सारे अच्छे बच्चे मिल गए, इतने सारे अच्छे साथी मिल गए, तो मेरे लिए रहना भी आसान हो गया, काम करना भी आसान हो गया। तो गॉड का प्लान हमेशा आपके प्लान से अच्छा होता है, मैं तो उसको मानता हूँ। और एक हमारे यहाँ कहते हैं, जामिया में है ना, तो उर्दू तो ज़्यादा बोलते हैं हम लोग। तो हम कहते हैं, ना जाने कौन मेरे हक में दुआ पड़ता है, डूबता भी हूँ तो समंदर उछाल देता है। तो समंदर उछाल देता है, मेरे हक में कोई तो दुआ पड़ ही रहा है। तो सर जैसे हम लोग पॉडकास्ट लेने वाले थे, तो जितने भी हमारे स्टूडेंट हैं कॉलेज में, बीटेक में या एमबीबीएस में, तो उनसे हम लोग क्वेश्चन बोले कि हम लोग पॉडकास्ट लेने चाहिए। तो उन्होंने बोला कि हम ये पूछना सर से हमारे लिए। हाँ ये पूछना, और क्या स्टूडेंट डिमांड। तो पहला डिमांड यही सर कि जो 2025 में थार या अनुकृति, क्या फेस्ट, ये दोनों फेस्ट होंगे? तो जो मुझे मालूम है वो ये है कि ये कुछ कुछ साल के गैप से होते हैं। तो पहला तो सिंपल आंसर तुम्हारे क्वेश्चन का, ऑब्जेक्टिव टाइप। प्रिंसिपली यस, इनको हम करेंगे, एक साथ करेंगे, एक के बाद एक करेंगे, इस पे हम लोग विचार कर रहे हैं। और पर तुम्हारे निकलने से पहले दोनों, तुम कितने, कौन सी क्लास में हो? फर्स्ट ईयर। अरे तो 2-3 बार कर देंगे। ठीक है, इसके हम तो 2-3 बार करेंगे हम इसको। नहीं, जो फाइनल ईयर में है वो। हाँ पर करेंगे, चिंता मत करो। और ज़्यादा होगा हमको रोक लेंगे थोड़े दिन, ये कर लेंगे, दिखा के भेजेंगे अगर उनका ज़्यादा मन कर रहा होगा। तो नहीं करेंगे। मैंने कहा ना, स्टूडेंट एक्टिविटी बहुत इम्पोर्टेंट है। तुम्हारा एक्सपीरियंस इन 3-4 साल में तुम्हें ज़िंदगी भर याद रखेगा। तो हम तुम्हारे आरटीयू के स्टे को यादगार बना के ही तुम्हें यहाँ से भेजेंगे। स्टे पॉजिटिव। हाँ हाँ बिल्कुल करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ज़िंदगी की। सर दूसरा क्वेश्चन ये है कि जैसे एडमिशन के टाइम से प्रॉपर में जो डॉक्यूमेंट्स वाली काम होती है, या किसी क्लब को नया क्लब ओपन कराना होता है, तो बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स के लिए या किसी भी डिपार्टमेंट का चार्ज लेना होता है, बहुत सारे डॉक्यूमेंट, बहुत सारा साइन। इसका कोई एक सीधा साधा इकोसिस्टम? मुझे भी मालूम तो जो कह रहे हो, पर काम सीधे सीधे होना चाहिए, उसको सीधा सीधा करने की कोशिश करेंगे, सिंपली प्रोसेसेस को सिंपल करने की कोशिश करेंगे। पर तुम भी ये समझो कि 3000 बच्चे 300 क्लब नहीं खोल सकते, है ना।
हमारी भी एक लिमिटेशन है और तुम्हें भी समझना चाहिए, दिस इज पार्ट ऑफ योर लर्निंग एज वेल, कि हर एक्शन की देयर इज अ कॉस्ट। अब तुम फोटोग्राफी वीडियोग्राफी क्लब के मेंबर्स हो तो तुमको पता है ना इस क्लब के लिए तुम्हारे को कुछ कैमरे चाहिए, कुछ इक्विपमेंट चाहिए, कुछ टाइम चाहिए, तो एवरीथिंग हैज़ अ कॉस्ट। और इकोनॉमिक्स में कहते हैं रिसोर्सेज आर स्केर्स, लिमिटेड संसाधन होते हैं। तो हमें हर बार ये देखना पड़ेगा कि हमारे संसाधन क्या हैं, हम करना क्या चाह रहे हैं, और उसके बीच में एक बैलेंस स्ट्राइक करना पड़ेगा, ठीक है। पर हम ये चाहेंगे, प्रिंसिपल ये है हमारा कि जितनी डाइवर्स एक्टिविटीज़ बच्चे करना चाहेंगे हम उनको उसकी परमिशन देंगे। रिसोर्सेज हम कितने मुहैया करा पाएंगे ये हमें बार बार देखना पड़ेगा। अब 300 बच्चों को 300 क्लब्स के लिए हम 300 कमरे तो नहीं उपलब्ध करा जो सकते। डॉक्यूमेंट्स का होते हैं ना, अभी किसी भी शिप प्रॉक्टर में एडमिशन होगा तो वहाँ पे जो पेरेंट्स आते हैं, अब वो 4-5 घंटे धूप में खड़े रहते हैं। पेरेंट्स को आना ही क्यों है? टेक्नोलॉजी की यूनिवर्सिटी है, ऑनलाइन होता है। नहीं, हम तो 1985 में एडमिशन लेने गए थे जोधपुर जयपुर से, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चाहिए सर। तब भी पेरेंट्स साथ नहीं गए थे। तो पेरेंट्स को लाते ही क्यों साथ में? क्यों आना है पेरेंट्स को? बच्चे लाते हैं सर। हाँ, तो नहीं लाना चाहिए ना। हम कोशिश करेंगे, लेट मी टॉक टू देम, टू माई टीम, कि जितना होएगा ऑनलाइन करेंगे ना। आजकल तो हाँ। सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है, लोग शादी ऑनलाइन कर रहे हैं, कहीं एडमिशन ऑनलाइन नहीं कर पा रहे हैं। करेंगे सर जैसा हमारे कॉलेज में एक चीज़ हर जगह पाया जाता है, मेज में सांप पैंतर बांध। अच्छा है, नेचर के क्लोज हो तुम। मैं तो दिल्ली से आया हूँ, इतना अच्छा लग रहा है। मैं 1 महीने से लोगों को ये पूरे जहाँ भी जाता हूँ और जिनसे भी बात कर रहा हूँ उनको सबको यही सेल कर रहा हूँ आइडिया कि कम टू आरटीयू, हम वी आर सो क्लोज टू नेचर। न्यूजीलैंड का स्लोगन है 100% नेट प्योर, मतलब बिल्कुल नेचुरल। अभी मैं 3 दिन पहले दिल्ली में था, AQI 608 था। एकदम हमने चेक किया, उस मैं मिज़ोरम से आ रहा था, मिज़ोरम का AQI 68 था, दिल्ली का 608 था। तो मैंने क्यूरोसिटी के लिए कोटा का देखा, 108 था। तो लोग अरे सर कितना बढ़िया है, 608 में तो नर्क है ही नर्क। 108 बता दो, नापना ही बंद कर दिया मशीनों ने। 108 इज़ वेरी गुड। मैंने कहा भैया 108 तो कोटा का है, RTU का तो 50 के आसपास ही होगा। तो जिसे तुम ये कह रहे हो ना, ये तो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है। लेकिन सर कितनी बार बच्चे बाथरूम में जाते हैं, अंदर से सांप निकल जाता है। अब क्या करें बताओ तुम, यू गिव मी अ सॉल्यूशन। नहीं मतलब कोई नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, हम इसकी व्यवस्था करेंगे, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, बट प्लीज अंडरस्टैंड ह्यूमंस ने उनके हैबिटेट को एनक्रोच किया है। मैं आज सुबह ही एक नक्शा देख रहा था, बाहर खड़ा हुआ था, तो मेरे को समझ में आया कि हमारी बिल्डिंग मुश्किल से 7-8% लैंड पे बनी, से भी कम पे बनी है, जो हमारे को एलोकेटेड लैंड है। हमारा जो स्प्रेड है वो करीब 30% है, 70% लैंड हमारा बहुत नेचुरल है। और आज सुबह मैं डिस्कस कर रहा था कि इस नेचुरल उसमें हम और क्या कर सकते हैं, ताकि हम जब तुम 4 साल बाद यहाँ से जाओगे और मतलब दुनिया में कदम रखोगे, तब तुम्हें याद आएगा कि तुम कहाँ जन्नत में बैठे हुए थे। या 30 साल बाद जब मैं दिल्ली से RTU आया हूँ, तो मैं फ़र्क, मुझसे पूछो क्या फ़र्क है ना। तो हर चीज़ की एक कॉस्ट भी है। मैं भी तो अभी शायद इस हफ्ते रहने आ जाऊँगा कैंपस पर, अभी तो मैं बाहर रह रहा हूँ, तो 1 हफ्ते में मैं भी कैंपस में तुम्हारे साथ रहूँगा। तो लोग मुझे यही बता रहे हैं कि सर आप मॉर्निंग वॉक पे निकलोगे तो हो सकता है आपको रीच मिल जाए, हो सकता है आपको पैंथर मिल जाए। तो मैं मजाक कर रहा हूँ, मैंने कहा वॉक पे निकलूँगा, जॉगिंग करता हुआ लौटूंगा, भागता हुआ लौटना पड़ेगा। विल सी कि क्या हम इनके लिए कर सकते हैं कुछ अच्छा, विल मेक इट सेफ। कम से कम बिल्डिंग्स को हम सेफ बनाएंगे, तो इसको भी वैल्यू करो, दिस इज ऑल वेरी गुड। बहुत है सर। 0% अटेंडेंस रूल क्या लगना चाहिए RTU? बिल्कुल नहीं लगना चाहिए। बच्चों का डिमांड बताओ डिमांड, सीखने आए हो भाई। 0 अटेंडेंस का मतलब क्या होता है? कि हम क्लास में नहीं जाएं, कॉलेज में, हम क्लास में नहीं जाएं, 0 का मतलब यही हुआ। तो क्लास में नहीं जाओगे तो देखो, 2 चीज़ें इसको समझो। मैं कोई आंसर नहीं दे रहा हूँ, पर एक जनरल बात कर रहा हूँ। तुम क्लास में क्यों नहीं जाओगे?
या तो कोई तुम अपना सीखने आए हो ना, skill सीख रहे हो। तुम सीखने आए हो ना, बाहर के सीख रहे हो, जो सीखने आए हो उसको सीखो तो सही। उसको सीखने के लिए तुम्हें क्लास में जाना पड़ेगा, टीचर से मिलना पड़ेगा। कुछ चीज़ें तुम यूट्यूब से सीख सकते थे, तुमने डिसाइड किया कि हम नहीं सीखेंगे, हम वी विल लर्न थ्रू सोशलाइजिंग। सोशलाइजिंग का मतलब है सानिध्य में सीखोगे। तुम टीचर से सिर्फ लैब नहीं सीखते हो, सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं सीखते हो, सिर्फ 10 चीज़ें और सीखते हो। कैसे बात करना है, कैसे बोलना है, कैसे वो चैलेंजेस को हैंडल कर रहा है। इंसान से इंटरेक्शन बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो एक तो बात यह है कि आए हो तो क्लास में सीखना ही है। दूसरी, तुम कुछ बोल रहे थे और मैं सही समझ रहा हूँ कि सर बच्चा कुछ बाहर स्किल सीख रहा है। इसका मतलब बच्चा बाहर कुछ सीख रहा है जिसको वो इम्पोर्टेंट मान रहा है, और जो सिलेबस में है उसको इम्पोर्टेंट नहीं मान रहा है। इस पे तो भी अपन ने बात करी ना कि हम उन सब चीज़ों को, देयर इज नथिंग नॉन क्रेडिट, विल मेक एवरीथिंग क्रेडिट। अभी तुम जब ये सेटअप कर रहे थे, मैं सर से बात कर रहा था कि क्या कोई बच्चा म्यूजिक सीखना चाहता है तो हम उसको उसके क्रेडिट दे दें। प्रॉब्लम ये है ना कि तुम गिटार बजा रहे हो और क्लास में नहीं आ रहे हो, पर हम कह रहे हैं कि नहीं, थोड़ा गिटार बजाओ वो भी इम्पोर्टेंट है, थोड़ी फोटोग्राफी करो वो भी इम्पोर्टेंट है, और जो क्लास में है वो तो इम्पोर्टेंट है। तो ज़ीरो अटेंडेंस तो हम नहीं करेंगे, और बिल्कुल नहीं करेंगे, बल्कि थोड़े दिन बाद मैं और स्ट्रिक्ट हो जाऊंगा। पर मैं ये बात का बहुत सपोर्टर हूँ कि क्लासेस बहुत इंटरेस्टिंग, मीनिंगफुल और अच्छी होनी चाहिए। बोर नहीं बच्चा। हाँ, बच्चा बोर नहीं हो। टीचर का हर टीचर को अपनी जगह पे रह के कोशिश करनी चाहिए कि मेरी कल आने वाली क्लास आज से बेहतर हो, मेरा इंटरेक्शन हो, वो जो हम 1 घंटे बच्चों से मिले वो बहुत इंटरेस्टिंग हो। मैंने ऐसे बहुत सारे टीचरों को जाना है जो हु आर रेयरिंग टू गो टू क्लास, उनका बहुत मन करता है क्लास में जाने का, और बच्चों का मन करता है क्लासों में आने का। आपके सब्जेक्ट का टीचर नहीं, फिर भी मैं ऐसे टीचरों को जानता हूँ जिनकी क्लास बच्चे अटेंड करते हैं। 50 कुर्सियाँ, 100 बच्चे खड़े होकर उनकी क्लास अटेंड करना चाहते हैं। ऐसे बहुत सारे दोस्त हैं मेरे। उनको तो ना नंबर मिल रहे हैं ना अटेंडेंस मिल रही है, फिर भी वो जा रहे हैं क्लास में। तो क्लास शुड बी अ ग्रेट एक्सपीरियंस, इसमें मैं इसका बहुत बड़ा सपोर्टर हूँ। तो ज़ीरो, तुमने आके देखा ही नहीं कि टीचर ने क्लास अच्छा पढ़ाया बुरा पढ़ाया, पहले ही डिसाइड कर लिया कि मुझे क्लास में नहीं जाना है, ये भी बात थी। नहीं, ये जो अदर स्किल जो बाहर सीख रहे हैं उनकी वो हम सब अंदर लेंगे ना। तुम बी मैकेनिकल में एडमिशन लेके बीए हिस्ट्री करके निकलना चाहोगे, हम उसकी व्यवस्था कर देंगे। कि तुम एडमिशन इंजीनियरिंग में लो और तुमको नहीं सर मुझे तो हिस्ट्री पसंद आ रही है और मैं तो हिस्ट्री के कोर्सेज करके जाऊँगा। एनईपी ये कहती है कि तुम जिस स्टेज पे अपनी ज़िंदगी की दिशा बदलना चाहो वो तुम्हें ऑप्शन होना चाहिए। हम कोशिश करेंगे, कितना कर पाते हो मुझे नहीं मालूम, पर हम इसकी कोशिश करेंगे। तुम्हें वही पढ़ाएंगे जिसमें तुम्हारा इंटरेस्ट हो, पर अगर तुम अपने आप को इंजीनियर कहलाना चाहते हो तो इंजीनियरिंग तुम्हें आनी चाहिए। पढ़ो तुम हिस्ट्री, ज्योग्राफी और डिग्री पे इंजीनियरिंग कोई तुम्हारे भी काम नहीं आएगी। अगर तुम कह रहे हो कि मुझे फला फला लैब आती है या मुझे फला फला चीज़ आती है, तो सीखनी पड़ेगी। सीखने के लिए तुम्हें गुरु के सानिध्य में जाना पड़ेगा। ये अपन इंश्योर करेंगे और अच्छा होगा ये एक्सपीरियंस लर्निंग, इसकी कोशिश की जाएगी। सर जो हमारा कॉलेज का लाइब्रेरी है, तो बच्चों का डिमांड है कि उसका थोड़ा टाइम स्पेंड जो है वो बढ़ाया जाए, क्योंकि वो हमारे तुम लाइब्रेरी में आओ, हम लाइब्रेरी को का टाइम बढ़ा देंगे। हम तो लाइब्रेरी खोल के बैठे रहे, तुम आओ ही नहीं। नहीं लाइब्रेरी हम तो खुद दुखी है कि तुम लोग लाइब्रेरी में नहीं आ रहे हो। सर जो लाइब्रेरी का टाइम है 10 से 5 है। वो इसलिए है ना कि कोई आ नहीं रहा है। नहीं तो कॉलेज का भी 10 से 5 ही टाइम है। तो वो हम डिस्कस करेंगे, अगर ऐसा है तो उसको चेंज कर देंगे। बच्चे पर आजकल तुम टेक्नोलॉजी के दौर के लोग हो, तुम्हारे को सारी किताबें तुम्हारे फ़ोन पे लैपटॉप से नहीं आती है, कोई जाता ही नहीं है लाइब्रेरी। हम वहाँ पल के बिछाए बैठे रहते हैं, तुम आते ही नहीं हो। तुम आना शुरू करो, हम खोल देंगे। तुम अगर वहाँ जाके अच्छा टाइम स्पेंड करना चाहते हो उसकी व्यवस्था कर देंगे। लाइब्रेरी भी खोलेंगे, लाइब्रेरी को सुंदर भी बनाएंगे, तुम्हारे बैठने की भी अच्छी व्यवस्था करेंगे। बस तुम आओ ज़रूर। बैठने की अच्छी व्यवस्था है सर, बस उसका टाइमिंग खोल देंगे, नॉट अ इशू। सर जैसे हमारे हॉस्टल तुम मेरे को बताओ, चूंकि आए हो तो तुझे बात भी कर लूँ कि तुम लाइब्रेरी जाना क्यों चाहते हो? किताबें पढ़ने जाना चाहते हो या दोस्तों के साथ बैठ के डिस्कशन करने के लिए? नहीं, जो है उसके लिए करेंगे ना। अगर तुम ऐसी जगह चाहते हो जहाँ तुम
रात में 10 बजे तक दोस्तों के साथ बैठ के डिस्कस करो, उसके लिए बैकग्राउंड में किताबें हो, इसकी ज़रूरी नहीं है ना। तो वो अलग व्यवस्था है, उस वो ज़रूरत है तो वो व्यवस्था कर देंगे। नहीं, पर actually तुम्हें वो पढ़ने जो बच्चे जाते हैं, मतलब समझो, लाइब्रेरी अलग चीज़ है, रीडिंग रूम अलग चीज़ है। एक जगह होती है जहाँ बच्चे बैठ के कंबाइंड स्टडी कर रहे हैं। अगर तुम्हें उसकी आवश्यकता है तो उसकी व्यवस्था करेंगे। अगर तुम्हें जाके लाइब्रेरी से किताब बोरो करनी है कि मैं रात में 11:30 बजे किताब बोरो करना चाहता हूँ, तो वो अलग चीज़ है, उसकी व्यवस्था अलग होगी। तुम चाहते हो कि नहीं, हम 5 दोस्त बैठ के साइलेंस में डिस्कस कर लें, तो लाइब्रेरी वाला तो तुम्हें मना कर देगा कि लाइब्रेरी से साइलेंस जोन यहाँ मत करो। नहीं, उसके लिए तो अघोरा गार्डन है। हाँ, अगोरा गार्डन है ना, उसको और बेहतर कर देंगे, लाइट जला देंगे, सांप भी नहीं आएगा रात में, है ना। तुम्हें चाय वाय भी मिलती रहे, जिसको चाय पीनी है, यही तो चाह रहे हो ना। सब अच्छे इंस्टीट्यूशंस में ही होता है कि बच्चे पढ़ रहे हैं, उनको चाय पीनी है, चाय पी ली, मैगी खानी है, मैगी खा ली, कुछ कर लिया। जी जी जी, ऐसी कोई व्यवस्था होगी हम कर देंगे। तुम जितना नहीं सोच सकते ना, उससे ज़्यादा मज़े कराऊंगा मैं तुम्हारे को, तुम चिंता मत करो। फिर उम्मीद पूरी। हाँ, और मैं उम्मीद पे खरा उतरता हूँ, तो मुझसे उम्मीद करो, मैं कर दूंगा वो। जरूर सर। सर, हमारे हॉस्टल में वाईफाई की सुविधा नहीं है और सिग्नल्स आते नहीं। मैं इसको दिखवा लेता हूँ। वाईफाई तो सब पर, वाईफाई तो फ़ोन पे नहीं आता है। नहीं वायर सबके पास आता है, मतलब में बहुत आसान हॉस्टल करता है। के मेरे भी नहीं आता है। मैंने 2 फ़ोन ले रखे हैं, इसको हॉटस्पॉट बनाता हूँ, हर जगह यूज़ कर लेता हूँ। आई डोंट नो तुम कौन सी टेक्नोलॉजी पे हो, तो मैं तो पूछता भी नहीं हूँ। मैं अभी 1 महीने से आऊँ ना, मैंने इनसे पूछा भी नहीं है कि यहाँ पे वाईफाई आता है नहीं आता है। मेरे दोनों फ़ोन पे आता है। जो मेरा लैपटॉप है उसको मैं सर, हॉटस्पॉट, हर बच्चा 2 फोन अफोर्ड नहीं है। नहीं मैं फ़ोन तो एक ही करना है तुम्हें, पर मैं पता कर लूँगा, मना नहीं कर रहा हूँ। आजकल तो बहुत मेरा सिंपल है। जियो का सिम है सर, लेकिन जियो का सिम की नेटवर्क्स नहीं आती है हॉस्टल में। ओके, कोई भी काम नहीं हो पाता है ऑनलाइन। दोनों कर लेंगे। जियो वाले को पकड़ के यहाँ सिग्नल मंगवा देंगे। भाई इंजीनियरों की नहीं सुनेंगे तो उनका कंपनी कैसे चलेगी। और यहाँ का जो कैंपस का वाईफाई है उसको भी अगर नहीं है तो मैं बात करता हूँ क्या चैलेंज आ रहा है। वाईफाई आज के लिए तुमने पहली बार बताया, क्योंकि बच्चे खुद के पैसे से वाईफाई लगवाते हैं। अदरवाइज अदरवाइज नहीं। अदरवाइज अदरवाइज पैसे का क्या करते हैं, ये पूछ रहा हूँ। मतलब घर से, जैसे एक रूम में 3 लोग हैं, तीनों लोग कॉन्ट्री करते हैं, ज़्यादा अच्छा। पैसे लग रहे हैं तो और 3 को बुला लेते हैं, बगल दोनों रूम वाले और वहाँ पे वाईफाई वाईफाई लगा लेते हैं। सिर्फ उसकी परमिशन लेनी पड़ती है, मैं वाईफाई लगवा लूँ नहीं लगवाऊँ। मैं इन सब चीज़ों को समझने की कोशिश करता हूँ क्या चल रहा है, पर कुछ अच्छा करेंगे। सर, हॉस्टल के रोड जो है बॉयज हॉस्टल के रोड में, उसमें स्ट्रिक्ट धुलाई होती है? नहीं है। नहीं सर, टॉर्च की लाइट जलाना पड़ता है क्योंकि सांप ना आए। मैंने सोचा कि तुमने लाइट इसलिए जला कि तुम लोग लड़ाई झगड़े करते, कल ही तुम बच्चे लड़ रहे थे, मेरे को पता चला। नहीं करवाएंगे तो छोटी चीज़ें तो हो जाएंगी। जैसे बहुत सारी लैब जो हैं वो अभी चल नहीं पा रही हैं। मैं अभी तो डिपार्टमेंट्स में जा रहा हूँ, डिपार्टमेंट की हालत देखना। ऐसे ही एक दिन बच्चों से मिलने आऊँगा, तो अलग अलग ग्रुप्स में मिलूँगा। मोस्ट प्रोबेबली नवंबर में मैं, एक ही हफ्ता रह गया, कैंपस पे आ जाऊँगा। तो यहाँ तुम्हें घूमता हुआ विचरण करता हुआ मिलूँगा, है ना। तो तुम मुझे अपनी छोटी छोटी बातें भी बताते रहना, हम उन सब बातों को पूरा कर लेंगे। सर, जैसे अभी सैक बिल्डिंग बना है, उसमें ऑडिटोरियम नहीं है, एक बड़ा सा auditorium। राजस्थान में किसी यूनिवर्सिटी में सेक का बिल्डिंग भी नहीं है भाई। हाँ, होता है। तो मैं भी इम्प्रेस हुआ। फर्स्ट इम्प्रेशन जिस दिन मैं आया उसके 3 दिन बाद उसका इनाग्रेशन था, एंड आई वाज इम्प्रेस्ड। मैं जिस यूनिवर्सिटी से आया हूँ वो हिंदुस्तान की 3rd रैंक यूनिवर्सिटी है। जामिया मिलिया NIRF में 3rd या 4th रैंक पे रहती है। हमारे बच्चों के पास सेक जैसी बिल्डिंग नहीं है, समझ गए। तो अभी तो बिल्डिंग है, उसमें घुसे नहीं है, उसमें ऑडिटोरियम भी चाहिए, पर हम कुछ व्यवस्था करेंगे ऑडिटोरियम सर, की। जो कैंटीन का टाइम है उसको थोड़ा बढ़ाया जाए बच्चों आ गई है। और गर्ल्स हॉस्टल। तुम्हारा जो पॉडकास्ट है ना, इसमें पता चला तुम्हें प्रेसिडेंट बना दिया बच्चों ने। तुम जितनी डिमांड करोगे मैं सब मान जाऊंगा तुम्हें, है ना। तो लोग कहेंगे हमारा नेता कैसा हो, हमारा नेता ऐसा हो, हैं? कर देंगे, इसमें क्या है। तुम तो इलेक्शन की तैयारी करो, मैं तुम्हारी सारी मांगे पूरी कर। सर, जो मेन प्रॉब्लम है, क्या नाम है तुम्हारा? विराज सिकरीवाल सर। बस विराज अगला सर, प्रेसिडेंट। मेरी भी ब्रांच मैकेनिकल ही है। बस तो बढ़िया, तुम्हारी सारी मांगे पूरी हो जाएंगी। कैंटीन का टाइम हाँ, बढ़ना है, उसमें क्या करोगे तुम? जैसे रात में भूख लग जाता है। अरे तो कैंटीन क्यों खुलवानी है तुम्हें?
तुम्हारे हॉस्टल में एक कॉर्नर होना चाहिए मैगी पॉइंट टाइप का, जिसमें तुम मैगी बना लो, ये कर लो, वही यही चाह रहे हो ना भाई? आजकल जो मैं तो, तुमने ही पढ़ा था कि मेरा शिजरा 40 देशों में गिना हो, तो 40 देशों में गया हूँ तो कम से कम 100-200 यूनिवर्सिटीज तो देखी होंगी। आराम से। सेल्फ सर्विस का सेटअप है, 2 हॉट प्लेट है, ये है वो, बच्चे खुद बना लेते हैं। यही चाह रहे हो तुम? हाँ ऐसा ही कुछ। अभी कोई बना के देगा मैगी तो खर्च कॉस्ट बढ़ जाएगी, समझ लो इस बात को भी। मैं, मेरी डिग्री तो मैनेजमेंट की है ना, हाँ मास्टर्स की, तो बिजनेस की बात करूंगा मैं। तो अगर तुम ये सब बातें कहोगे कि सर कैंटीन खोल दो, तो कैंटीन खुल जाएगी, उसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी। तुम तो कहोगे सर हमें रात में 2 बजे मैगी खानी है, उसकी व्यवस्था कर दो। हमारे पास कुछ रखा है तो हम उसको गर्म करना चाहते हैं, तो माइक्रोवेव की व्यवस्था होनी चाहिए। ये व्यवस्था की बात करो। सर, जो बैडमिंटन कोर्ट है उसमें बरसात के टाइम में पानी टपकता है, टेनिस कोर्ट पूरे जंगल हुआ है सर। मैं कोटा यूनिवर्सिटी में रह रहा हूँ अभी आजकल, उनका जो जिम्नेजियम है बहुत खूबसूरत है, मुझे जलन होती है। और सर हमारा जो जिम है पूरा मैकेनिकल शॉप हुआ पड़ा है, कोई भी स्क्रू कब टूट जाएगा हाँ, पता नहीं है। तो वही मैं कह रहा हूँ, मुझे जलन होती है। मैंने सबसे पहले दिन जिम्नेजियम ही विजिट किया था। मैं खुद बहुत मुरीद हूँ स्पोर्ट्स का और फिटनेस का, और हम बहुत अच्छी हालत में नहीं है, विच इज़ ऑल्सो एन अपॉर्चुनिटी कि हम उसको इम्प्रूव करेंगे। हम बहुत अच्छा जिम बनाएंगे, बहुत अच्छा जिम्नेजियम बनाएंगे। तुम तो सब आया करो। इंजीनियरों पे ना आरोप ये है कि पढ़ाई लिखाई करते रह जाते हैं, फिटनेस का ध्यान नहीं रखना है। तो अपने ऐसा नहीं करना है। पहला सुख निरोगी का है, सबको फिट रहना है, सबको हेल्दी रहना है। हम जिम को और स्पोर्ट्स के इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत अच्छा बनाएंगे। कॉलेज में जो ग्रुप है मैं उसको, अब वो तो कुछ तो तुम भी करोगे, सब हम ही करेंगे। नहीं आप अगर ऐसे मतलब 21वीं सदी के बच्चे 2025 में ग्रुपिज्म और कास्टिज्म और कम्युनिटी, इससे तो ऊपर तुम्हें उठना पड़ेगा। एक तरफ तो तुम अपने को जेएनसी कह रहे हो, एक तरफ तुम बाबा आदम के ज़माने की बातें कर रहे हो। ये तो 40s 50s और प्राचीन काल और मध्यकालीन भारत में होता आपकी तरफ से सर कास्ट है। आपकी तरफ से एक एडवाइस जो बच्चों को, मतलब मेरे को एडवाइस देते भी अजीब लग रहा है। एक तो जेएनजी, उसमें भी टेक्नोलॉजी के पढ़ने वाले बच्चे, उन्हें ये बातें करनी क्यों चाहिए भाई? वही देख के अच्छा नहीं लगता है सर कॉलेज में। अरे तुम ये क्या कह रहे हो? तो हम कहेंगे, टीचर कह रहे हैं कि ये देख के अच्छा नहीं लगता। ये तो हम, मतलब जो बड़े लोग हैं वो कहेंगे कि ये यार ये अच्छा नहीं लगा, तुम सुधरो। तो ये तो तुम्हें कुछ सुधरना है, तो सुधरो। जरूर सर। हाँ, तो अब ये क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ कि भाई ये जो तुम्हारे यहाँ ग्रुपिज्म और कास्टिज्म और कम्युनिटी वाइज लड़ाई झगड़ा हो रहा है, इसके लिए तुम लोग क्या करोगे? अब बताओ, जवाब दो तुम। उल्टा पॉडकास्ट है ये। तो हमारे पास भी आए थे लोग ये जुड़ने के लिए ग्रुप में, लेकिन हमने मना कर दिया कि नहीं जुड़ना है हमको। मना नहीं करना, उनको एजुकेट करना कि नहीं ये चीज आइडिया ही बुरा है। लेकिन सुनते नहीं हैं। आजकल के दौर में कौन करता है भाई? हम अभी वो इसरो वाले आ रहे हैं, स्पेस में जा रहे हैं, हम यूनिवर्सिटी को आगे ले जाने की बातें कर रहे हैं, और तुम अभी ग्रुपिज्म की बात कर रहे हम नहीं कर रहे सर, ऐसा हो हो। रहा हाँ, मतलब तुम्हारे दोस्त कर रहे हैं। है। दोस्त जैसे तुमने सारा दोष मुझ पे मर दिया, मुझ पे मतलब टीचरों पे मर दिया, वैसे हमने सारा दोष तुम पे मर दिया कि तुम अपना तौर तरीका ठीक करो, खूब मज़े करो, खूब लाइफ को एंजॉय करो। और एंजॉयमेंट का मतलब यही है। कोई ऐसी एंजॉयमेंट की परिभाषा या डेफिनेशन हम नहीं अलाउ करेंगे कि मैं एंजॉय कर रहा हूँ तुम दुख पा रहे हो, मतलब मेरा ग्रुप एंजॉय कर रहा है तुम्हारा ग्रुप दुख पा रहा है, ये एंजॉयमेंट नहीं होगा। एंजॉयमेंट की डेफिनेशन ये है कि हर आदमी एंजॉय करेगा, तभी वो एंजॉयमेंट परमिटेड होगा इस कैंपस पे। अगर अच्छे बच्चों की तरह खूब मज़े करो, मज़े पे पहला हक बच्चों का है, पर बदमाशी, लड़ाई झगड़ा कतई टॉलरेट नहीं करेंगे, निकाल के बाहर खड़ा करेंगे। लड़ाई, प्रॉपर्टी को नुकसान, बदतमीजी, ये कतई टॉलरेट नहीं किया जाएगा, कोई हो। मज़ा जितना करना, जितना सोचोगे नहीं उससे ज़्यादा करेंगे। बुरी चीज़ें कतई टॉलरेट नहीं करेंगे, ये बहुत क्लियर है। सर इस पॉडकास्ट का यही मैसेज है तुम्हारे दोस्तों के लिए कि जितना तुम सोच नहीं सकते उससे ज़्यादा मज़ा कराएंगे की व्यवस्था करेंगे, पर मारा पीटी, फिजिकल अब्यूज़, बदतमीजी, प्रॉपर्टी को नुकसान। और अगर तुम उज्जड़ लोगों की तरह बिहेव करोगे तो हम भी वैसे ही
ट्रीटमेंट तुम्हारे साथ करेंगे। यू गेट व्हाट यू डिजर्व। बहुत सिंपल सी बात है। सर कुछ रैपिड क्वेश्चन है। रैपिड और पूछोगे? बस बस रैपिड फायर रैपिड फायर क्वेश्चन है। पूछो। फेवरेट बुक, फेवरेट बुक है सेपियंस। फेवरेट प्लेस, अभी तो कोटे बोलना पड़ेगा आरटीयू। टेस्ट एंड न्यूट्रिशन, टेस्ट एंड न्यूट्रिशन, टेस्ट एंड न्यूट्रिशन है। आई डोंट नो बट इट शुड बी न्यूट्रिशियस। मैं कॉन्शियस हूँ खाने के लिए। टी या कॉफी, टी। माउंटेन या बीच, राजस्थान वालों को तो बीच अच्छा लगेगा, पानी को तरसे हुए अपन। एरोप्लेन या ट्रेन, अच्छी ट्रेन प्रेफर्ड है पर स्पीड के लिए एरोप्लेन। सर सोलो ट्रैवल या ट्रैवल विद ग्रुप, ट्रैवल विद ग्रुप। फ्रेंड्स या फैमिली, फ्रेंड्स। फेवरेट स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स। हाँ क्रिकेट हाँ चल रहा है मैच, हाँ। 7 आउट हो गए। पैसा या फेम, फेम। पॉलिटिक्स या नॉन पॉलिटिक्स, इंटरेस्टेड, अरे मैन इज अ पॉलिटिकल एनिमल, ना चाहते पॉलिटिक्स हेल्प अप की। बेस्ट लाइफ ऑफ एडवाइस फॉर ए स्टूडेंट। एडवाइस तो यही है, वार्निंग भी है, एडवाइस भी है कि खूब मजे करो पर कोई नेगेटिविटी मत करो। दिस इज एडवाइस। खूब मजे करो, जिंदगी मजे करने के लिए, बच्चों का पहला हक है मजे पे, ये मेरा मानना है। तो और ये तुम्हारा आखिरी मौका है मजे करने का, इसलिए कैंपस लाइफ को बहुत बहुत एंजॉय करो। हम भी सब लग के तुम्हारे एंजॉयमेंट की के लिए सारे सेटअप बने, उसकी कोशिश कर रहे हैं, करेंगे। तुमसे सिर्फ ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बदमाशी मत करो। बदमाशी से मतलब लड़ाई, ऊधम, हाँ, लड़ाई झगड़ा, किसी भी Okay. सीनियर से बदतमीजी, मतलब ऑफिसर्स, टीचर्स, गार्ड जो तुम्हारी सेवा में है, उनसे बदतमीजी नहीं करनी है। प्रॉपर्टी को नुकसान नहीं पहुंचाना है, किसी को तंग नहीं करना है। बाकी खूब खेलो कूदो, नाचो गाओ, पढ़ो, वो सब करो। कोई दिक्कत आए हमें बताओ, ठीक है? थैंक यू सर। थैंक यू।